नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी जिसमें हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से पिछले एक वर्ष के समसामयिक घटनाओं को आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। आज की क्लास में हम जिन प्रश्नों को देखेंगे उनमें से पहला प्रश्न है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। ये आपको पता होगा कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 से पहले वाली जो रिपोर्ट है वो 2018 की है। रिपोर्ट आने के बाद में लगभग जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, एक आध परीक्षाओं को छोड़ दिया जाए तो उस रिपोर्ट से हर बार प्रश्न बने हैं और इस बार भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो बाघ गणना रिपोर्ट्स 2022 से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है जहाँ प्रश्न बन सकते हैं उन सब को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देख लेते हैं कि जो बाघ गणना रिपोर्ट है 2022 की, ये रिपोर्ट कब जारी की गई है। तो आपको पता होगा कि विश्व बाघ दिवस होता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई, ठीक है। तो 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस के अवसर पर ये रिपोर्ट जारी की गई। अब आपसे आरओ का जो एग्ज़ाम है, आपको पता है कि पीसीएस में प्रस्तावित एग्ज़ाम है और श्योर है कि परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीएस में जब भी कभी पर्यावरण के प्रश्न अगर बनते हैं तो ये प्रश्न बनना कोई बड़ी बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रहे 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस। एक प्रश्न तो आपके सामने यही है। आरओ परीक्षा में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न ऐसे लिख के आ जाएगा कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को, ठीक है। इसी के अवसर पर भारत द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा? उस रिपोर्ट की गणना जो है, ये भी आप लिख लीजिए, कभी कभी संस्था का नाम पूछ लेता है। रिपोर्ट की गणना या रिपोर्ट तैयार किसने किया? तो ध्यान रहे एनटीसीए द्वारा तैयार किया गया है। अच्छा, कुछ परीक्षाएं पेट जैसे एग्जाम में, यूपी SSC जैसे एग्जाम में तो आपसे यही पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रहे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है किसका? एनटीसीए द्वारा। तो पर्यावरण का बढ़िया प्रश्न यहाँ पे बन जाएगा कि एनटीसीए की स्थापना कब हुई थी और किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो एनटीसीए है इसकी स्थापना 2006 में, एक कानून है पर्यावरण से संबंधित, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो उस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का 2006 में संशोधन किया गया था, ठीक है। तो यही आप लिख लीजिए कि 2006 में संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किसकी स्थापना की गई थी? एनटीसीए की स्थापना की गई। एनटीसीए की स्थापना हुई। ये एनटीसीए का कार्य क्या है भारत में? ये पर्यावरण से जुड़े हुए यहाँ प्रश्न बन रहे हैं लगातार, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सब पर्यावरण के जीएस के पॉइंट से आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनटीसीए की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है। अब अगर बात की जाए कि एनटीसीए किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक निकाय है या एक स्थापित किया गया एक निकाय, ठीक है। तो यहाँ 3 प्रश्न आपके सामने यहीं पे है, 4 प्रश्न, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए प्रश्न मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करने के पीछे जो वजह है 2 है। पहली वजह तो मैं बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ लिख नहीं सकता, टाइम समय की कमी, और चूँकि वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है नहीं है कि टाइप करा दूँ। दूसरी बात यह है कि आपको परीक्षा में बैठना है तो मेहनत आपकी होनी चाहिए। जितनी मेहनत मुझको करनी थी मैंने किया, लेकिन अगर आप प्रश्नों को बनाना सीख जाएं, जैसे एक प्रश्न मैंने बनाया है, तो अगर इससे संबंधित और भी प्रश्नों को आप बनाना सीख जाएं तो किसी भी इन्फॉर्मेशन पे आप एक नया प्रश्न बना सकते हैं। और आपको पता है कि जब कोई जानकारी प्रश्न का रूप ले लेती है तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है, क्वेश्चन मार्क हमेशा याद रहता है, ठीक है। तो एक प्रश्न मैं जो बना रहा हूँ वो तो है ही, उसके इतर आप भी प्रश्नों को बनाने की एक कला होती है, एक गुण है, उसे आप डेवलप कीजिए ताकि आपको हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए किसी और पे निर्भरता ना रहे बहुत ज़्यादा।
आप जब मैगजीन पढ़ने लगे तो मैगजीन में लिखी हुई चीज़ें तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर उनको प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा जाए तो वो ज़्यादा समय तक याद रहेगी। तो यहाँ पे आप ये भी सीखने का प्रयास कीजिए कि किसी जानकारी पे कैसे प्रश्न बन जाते हैं। अगर बात की जाए कि एनटीसीए का कार्य क्या है, एनटीसीए का क्या कार्य है, तो एनटीसीए जो कार्य करता है वो भारत में बाघों को संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना एनटीसीए का प्रमुख कार्य है। एक पॉइंट में लिखिए, आरओ एग्जाम में या पीसीएस प्रीलिम्स में आता क्या है, सीधा स्टेटमेंट दे देगा कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मुख्य कार्य है बाघों को संरक्षण प्रदान करना, जीव जंतुओं के अवैध व्यापार को नियंत्रित करना, पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करना। इस तरह की मतलब 4 स्टेटमेंट आपको दे देगा। उसमें से एक छोटा सा स्टेटमेंट ये भी रहेगा कि भारत में बाघों को संरक्षण प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, ये तो बात हो गई एनटीसीए के बारे में। अच्छा, बाघों से संबंधित है तो एक प्रश्न और आपके सामने बन सकता है कि बाघों को भारत में संरक्षण प्रदान करना इसका कार्य है, और संरक्षण के लिए ये क्या किया है, एक प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है भारत में। आपको पता है, ये भी कार्यक्रम आपसे पूछा जा सकता है, ये कब लागू किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1973। ये डेट आप ध्यान में रखिएगा भैया। क्यों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अप्रैल महीने में, अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर जो कि बाघों के संरक्षण प्रदान करता है, इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। और इसी 50 वर्ष के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। लेकिन इस रिपोर्ट के कच्चे आंकड़े पब्लिश किए गए थे। फाइनल रिपोर्ट जो आई थी वो कब आई थी, 29 जुलाई यानी विश्व बाघ दिवस के अवसर पर। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि इस बार बाघ गणना रिपोर्ट 2022 कब लॉन्च किया गया और कब जारी की गई ये रिपोर्ट, और आपको वो डेट ना दे, 29 जुलाई 2023 ना दे करके वो लिख दे विश्व बाघ दिवस के अवसर पर, तो भी आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को ही है। तो प्रश्न बनाने वाले एग्जामिनर की जो माइंडसेट है वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको प्रश्न कैसे भी दे सकता है, किसी भी रूप में दे सकता है। तो आपकी समस्याएं खत्म हो जानी चाहिए आज की इसी क्लास में। ठीक है, तो ध्यान रहे कि 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था और 2023 में 50 वर्ष पूरे हुए। देखा जाए प्रश्न में कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022, ये तो बातें हो गई कि एनटीसीए द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा, एनटीसीए द्वारा। अभी मैंने तुरंत बताया, एनटीसीए द्वारा इस रिपोर्ट की गणना होती है। ठीक है, और एनटीसीए क्या है और उसका कार्य क्या है ये आपने देख लिया। अगर इस रिपोर्ट के 2022 की जो रिपोर्ट है बाघ गणना रिपोर्ट, इसके कुछ निष्कर्षों की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये रिपोर्ट 4 वर्ष के अंतराल पे जारी की जाती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बाघ गणना रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पे या कितनी वर्ष पर जारी किया जाता है, तो 4 वर्ष पे बाघों की गणना की जाती है, 4 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, दूसरी जानकारी तो ये है कि इससे पहले वाली जो रिपोर्ट थी वो 2018 में आई थी, और 2018 में बाघों की संख्या कितनी बताई गई थी भारत में, 2967 बाघ थे भारत में। ये कब थे, 2018 की रिपोर्ट में। और अगर 2022 की रिपोर्ट में देखा जाए कि बाघों की संख्या कितनी है, 2022 में बाघों की औसत संख्या 3682 बाघ भारत में वर्तमान में हैं। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले आने वाले पीसीएस आरओ एग्जाम में या यूपी SSC में कि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों भूलना मत 3682, ये 4 डिजिट आप याद रखिएगा। क्या पता ये 4 डिजिट ही आपको सफलता तक पहुंचा दे। अब बात आती है कि सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है। भाई ये रिपोर्ट तो बता दी कि 3682 बाघ हैं भारत में, लेकिन बात आती है कि सर्वाधिक बाघों की संख्या, सर्वाधिक बाघों की संख्या, इसे आप नोट करते रहिएगा। तो सर्वाधिक बाघों की संख्या भारत में, पिछली बार भी रिपोर्ट में 2018 की भी रिपोर्ट में बाघों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में थी, और इस बार भी मध्य प्रदेश में ही है। 785 बाघ भारत में सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है क्या, कर्नाटक।
ठीक है। कर्नाटक में 563 बाघ हैं। और फिर कभी कभी क्रम लगाने को आ जाता है कि बाघों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम लगाइए, अवरोही क्रम लगाइए, तो वहाँ भी आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। इसके बाद में आता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 है, ठीक है। और उत्तराखंड के बाद में महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र में बाघों की संख्या 444 है। अब चूंकि यूपी के एग्जाम में आपको बैठना है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी डाटा पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, और उत्तर प्रदेश में इससे प्रश्न बनने की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि अभी हाल ही में एक टाइगर रिजर्व भी बढ़ा है। अब उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, तो इसलिए और भी ये सेंसिटिव न्यूज़ हो जाती है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 205 बाघ उत्तर प्रदेश में आपके हैं। राज्यों की स्थिति हो गई कि राज्यों में कौन प्रथम है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर है। अब यहाँ से तो प्रश्न आपके सारे बन ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न बन जाता है टाइगर रिजर्व को लेकर के कि कौन से टाइगर रिजर्व में कितने बाघों की संख्या है। अब अच्छा, प्रश्न जो था उसका तो आंसर अब आपको मिल गया होगा कि सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो यह मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है, तो आंसर आपका सी होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक संख्या बाघों की है। अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए कि कौन से टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है, तो पहले तो ये देख लीजिए कि 53 टाइगर रिजर्व हैं भारत में, ठीक है। 53 टाइगर रिजर्व। ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है, 53 हो गई है। कहीं कहीं 54 लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वो जानकारी पूर्ण नहीं है, आप 53 पे ही काम कीजिए। और 53वां जो बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ये पहले रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य था जो कि उत्तर प्रदेश में है, अब उसी को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व 53वां माना गया है। और ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, चौथा टाइगर रिजर्व। अब अगर बात की जाए कि अगर ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है तो फिर उत्तर प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व और कौन से हैं, क्योंकि यूपी के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा होगा। तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऐसा लिखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और एक है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश के 1, 2, 3 और चौथा रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश का चौथा है और देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर बात की जाए कि सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व, तो ध्यान में रखना भाई, इसको भूलना मत, आपसे कभी भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो कार्बेट रिजर्व में सर्वाधिक बाघों की संख्या है 260। और फिर इसके बाद में आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। यहाँ पे कितनी संख्या है, बांदीपुर में 150 टाइगर रिजर्व है। अच्छा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कहाँ, कर्नाटक में। कभी कोई लोकेशन पूछ लेता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ध्यान रहे कर्नाटक में है। और ये कार्बेट नेशनल पार्क, ये आप ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में है, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ये बहुत सेंसिटिव जानकारी है भैया, आप ध्यान में रखना, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। और फिर तीसरे नंबर पे नागरहोल है, ये टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व। यहाँ पर बाघों की कितनी संख्या है, 141, 141 बाघ हैं। ये भी कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है, 141 बाघ यहाँ पर हैं। इसके बाद में आता है क्या, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। यहाँ 135 टाइगर इस रिजर्व में पाए जाते हैं, बांधवगढ़ में, ठीक है। कितने, 135। और इनके बाद में नाम आता है किसका, कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व में, ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ पर जो बाघों की संख्या है 105 है।
एक और आप ध्यान में रखिएगा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, यहाँ पे कुल 100 बाघ हैं। कितने हैं? 100 बाघ हैं, और ये पश्चिम बंगाल में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। रिपोर्ट में जो बताया गया है कि 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं, नोट कर लीजिएगा, 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां बाघों की जो संख्या है, बाघों की संख्या 10 से भी कम है। तो कभी आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर बाघों की संख्या 10 से भी कम है। ठीक है, तो 18 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां पर बाघों की संख्या 10 भी नहीं पूरी हो पाई है। तो बाघ गणना रिपोर्ट 2022 से संबंधित कुछ जानकारी जो थी, जहां से प्रश्न पूरा संभावना है कि बनने हैं। वैसे ये रिपोर्ट्स तो बहुत बड़ी है, लेकिन तो फिर आपके जो परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है, मैं उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पे आपके साथ चर्चा किया हूँ। ठीक है, थैंक यू।